हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर अश्विन साइंस वर्ल्ड। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी बुक में पेज नंबर 3 पे ये जो पूरा पैराग्राफ दिया गया है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 के बारे में आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो बेटा इवोल्यूशन ये होता क्या है? तो इवोल्यूशन ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है जिसमें जो है नए तरह का ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है पुराने ऑर्गेनिज्म से। मतलब ये न्यू ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हो रहा है उसको डेवलप होने में काफी ज्यादा जो है टाइम जो है लगता है। इसका मतलब इट टेक्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने जो आपको बताया कि इवोल्यूशन होता क्या है, तो इवोल्यूशन ये एक प्रोसेस है जिसमें नए तरह का ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है फ्रॉम द ओल्ड वंस। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रोसेस को जो है काफी ज्यादा टाइम जो है लगता है। तो डेफिनेशन यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई की है कि इवोल्यूशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ओल्ड ones and it is by gradual development of new character in that particular organism। तो जैसे बेटा इवोल्यूशन ये वर्ड आपके कानों के ऊपर जब भी पड़ता है तो आपको याद आता है किसके बारे में? तो आपको याद आता है हमारे बारे में ही, मतलब खुद के बारे में ही। जैसे कि बोला जाता है कि हमारे अनसेस्टर, हमारे पूर्वज ये क्या थे? तो ये तो बंदर थे। इसमें आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे इस GIF इमेज में देख रहे हो कि हमारे जो एंसेस्टर, बोला जाता है कि हम पहले बंदर थे और ये बंदर में कैरेक्टर डेवलप होते हो। तो जैसे यहाँ पे लिखा है आपकी बुक में कि इवोल्यूशन it is a gradual change occurring in the living organisms over a long duration। और इस प्रोसेस से जो न्यू तरह का ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है और इस प्रोसेस को ही क्या बोला है इन्होंने? इवोल्यूशन। लेकिन याद रखो इवोल्यूशन सिर्फ ह्यूमंस में ही होता है ऐसा नहीं है। मतलब इवोल्यूशन सिर्फ ह्यूमन में हुआ ऐसा नहीं है। तो इवन अदर एनिमल जैसे कि हॉर्स ये भी जो है इवॉल्व हुआ है इकोहिपस से, बराबर यूएफएस जैसे बोला जाता है। इवन एलिफेंट के केस में भी अगर देखा जाए तो इवोल्यूशन इसी तरह का हुआ है। और इवोल्यूशन होने के लिए जो है काफी ज्यादा टाइम जो है पास होने पड़ता है। तो इसी को तो हमने क्या बोला कि ह्यूमन जो है बंदर से इवॉल्व होते होते डेवलप हुए। ठीक है बेटा, तो इवोल्यूशन का मतलब आपको समझ में आ गया। तो जो डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई उसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि इवोल्यूशन क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ओल्डर वंस। और ये कैसे होता है? तो ग्रेजुअली होता है, स्लोली होता है। उसके बाद व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन? तो इवोल्यूशन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही बारे में स्टडी करता है ऐसा नहीं है। तो इवोल्यूशन में आपको जो है डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में भी स्टडी करना पड़ता है। जैसे ये जो स्टार्स है तो ये भी कैसे डेवलप हुए, इनका ओरिजिन क्या है, ये किस तरह से जो है ओरिजिनेट हुए होंगे, इसके बारे में भी स्टडी जो है इवोल्यूशन में की जाती है। इवन डिफरेंट प्लैनेट्स ये जो भी इनका ओरिजिन है ये कहाँ से और कैसे डेवलप है इसके बारे में भी
इवोल्यूशन में स्टडी की जाती है। तो इसका मतलब इवोल्यूशन में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, तो स्टार्स के बारे में स्टडी की जाती है, प्लैनेट ये कैसे डेवलप हुए इसके बारे में भी स्टडी जो है इस इवोल्यूशन में की जाती है। जैसे हमारा प्लैनेट अर्थ जिसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर अगर बोला है इसका मतलब यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बायो का मतलब क्या होता है लाइफ, इसका मतलब प्लैनेट अर्थ के ऊपर ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ये भी कैसे डेवलप है, इनका ओरिजिन क्या है, इसके बारे में भी स्टडी जो है इवोल्यूशन में की जाती है। तो जैसे डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट एनिमल्स आप देखते हो, तो ये जो डेवलप हुए हैं तो ये कैसे डेवलप, ये कैसे इवॉल्व हुए, तो इट इज बाय अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन मैंने क्या बताया बेटा, आपको समझ में आ गया, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और साइंटिस्टों ने जो है, क्योंकि ह्यूमंस अगर देखा जाए, साइंटिस्ट आप बोल सकते हो कि वो हमेशा क्यूरियस रहे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन क्या है, ये कैसे बने, इवन ये प्लैनेट अर्थ कैसे बनी, इसके बारे में भी स्टडी की गई। इसके बारे में बहुत सारे थेरीज भी है, जैसे बिग बैंग थेरी, जैसे अगर देखा जाए तो बिग बैंग थेरी में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किए कि कैसे जो है एटम्स डेवलप हुए होंगे, एटम से कैसे मॉलिक्यूल्स बना होगा, मॉलिक्यूल से कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने होंगे। तो ये पूरा जो है इस इवोल्यूशन में स्टडी किया जाता है। उसके बाद आपके बुक में एक सेंटेंस दिया है, तो उसको समझना है तो हम एक स्टोरी को आज सुनते हैं। तो बेटा एक गैलापागोस नाम का एक आइलैंड था, और इस गैलापागोस आइलैंड पे जो है खाने के लिए कुछ भी कमी नहीं थी। यहाँ पे खाने के लिए अगर देखा जाए तो सीड्स काफी थे, कैक्टस काफी थे, बराबर बर्ड्स काफी थे, बर्ड नहीं बर्ड मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बेटा। तो यहाँ पे इस आइलैंड के ऊपर, गैलापागोस आइलैंड के ऊपर जो है रिसोर्सेस अनलिमिटेड थे। रिसोर्सेस मतलब फूड और रहने की जगह जो काफी ज्यादा थी। तो यहाँ पे रहने के लिए जो है कुछ बर्ड के स्पेसिस यहाँ पे आए, और इन बर्ड को यहाँ पे खाने के लिए कुछ कमी नहीं थी। मतलब ये पहले जो है ग्राउंड पे रहते थे और सीड जो है वो खाते थे, और मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे सीड जो थे वो अनलिमिटेड थे, मतलब कुछ भी जो है यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं था, खाने के लिए बहुत कुछ था, पानी तो था ही। तो क्या हुआ कि इनका पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ने लगा, क्योंकि जब खाना अगर ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है तो इनका नंबर तो बढ़ने ही वाला है, ये रिप्रोड्यूस करके अपने नए जनरेशन लाएंगे। तो एक कंडीशन ऐसी आई कि इनका पॉपुलेशन जो है काफी बढ़ने लगा, और उस केस में आपको पता है जब नंबर बढ़ता है तो कंपटीशन होता है, और कंपटीशन होता है तो इसका मतलब क्या है कि उस कंपटीशन में वही सरवाइव कर पाता है जो स्ट्रांग हो। तो इनमें भी, इन बर्ड में भी ऐसा ही हुआ कि अभी इनका नंबर बढ़ने की वजह से सीड जो है इसका अमाउंट, इसकी क्वांटिटी कम होने लगी। तो अभी इनमें कुछ जो बर्ड्स है जो स्ट्रांग थे वो तो सर्वाइव कर पा रहे थे, लेकिन बाकी जो वीक थे वो स्ट्रांग वाले बर्ड इनको खाने नहीं दे रहे थे। तो हुआ क्या कि अभी ये जो बर्ड थे जिनको खाना नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने सोचा और नेचर ने उनको क्या किया कि उनमें कैरेक्टर नए डेवलप करने के लिए इंड्यूस किया। तो अभी बर्ड जिनको खाना नहीं मिल रहा था वो नए कैरेक्टर्स डेवलप कर रहे थे। मतलब अभी सीड के जगह पे वहां पे खाने के लिए क्या था, तो कैक्टस था। तो अभी ये बर्ड कैक्टस खाने के लिए, इनकी बिक तो इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो जो बर्ड जिनको खाना नहीं मिल रहा था अभी वो जो कैक्टस खाने के लिए रेडी हो रहे थे उनको वैसे कैरेक्टर, मतलब अपने बिक की साइज जो है वो बढ़ानी थी। तो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट नेचर ने जो है उनमें चेंजेस लाए, और बर्ड ने खुद भी होकर चेंजेस लाए, तो उनकी बिग की साइज क्या होने लगी, बढ़ने लगी। इसका मतलब अभी वो जो है वो कैक्टस खाने के लिए उनकी बिग जो है प्रॉपर डेवलप होने लगी। जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला कि उस गैलापागोस आइलैंड के ऊपर सबसे पहले कौन आए, जो सीड खाने वाले आए, तो उनमें जो है बिग का साइज छोटा था, और इनका पॉपुलेशन बहुत बढ़ने लगा। क्यों, क्योंकि सीड काफी ज्यादा अमाउंट में था, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आई कि सीड खत्म होने लगे क्योंकि इनका नंबर बढ़ने की वजह से। तो कंपटीशन हुआ, और कंपटीशन में जो स्ट्रांग था वो वहीं पे रहा, जो लेकिन वीक था उनमें कैरेक्टर चेंज होने लगे, उनकी बिग की साइज जो है देख सकते हो आप यहाँ पे बढ़ रही है। तो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अभी सीड की जगह पे उनको कैक्टस खाना था, इसका मतलब नए कैरेक्टर डेवलप होने थे।
बराबर। तो ये जो नए कैरेक्टर इनमें डेवलप हुए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक न्यू जो है स्पेसीज डेवलप होने लगी, न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डेवलप होने लगा। इसका मतलब ये क्या हो रहा है बेटा, तो ये इवॉल्व हो रहा है। और हमने इवोल्यूशन क्या बोला कि इवोल्यूशन में क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिसमें न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे ये न्यू स्पेसीज आप देख सकते हो, ये बर्ड, ये न्यू तरह के स्पेसीज आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये डेवलप हुए। मतलब ये डेवलप क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन की वजह से उनमें कैरेक्टर, क्योंकि खाना नहीं मिल रहा था तो बिग साइज, मतलब डिफरेंट फूड खा सके उसके लिए उनमें जो है बिग का साइज बढ़ने लगा। तो वो जो कैरेक्टर डेवलप होने के कारण न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हुआ, इसका मतलब इनमें क्या हुआ, तो इवोल्यूशन हुआ। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हमने क्या बोला था कि अभी यहाँ पे इवोल्यूशन की डेफिनेशन आप देख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ओल्डर वंस बाय ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ न्यू कैरेक्टर। इसका मतलब ये फाउंडर स्पेसिस थी और उससे जो है न्यू तरह के ऑर्गेनिज्म, मतलब न्यू स्पेसिस डेवलप होने लगी, जिसे हम बोलते हैं स्पेसिएशन, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसिस। तो बेटा यहाँ पे स्पेसिएशन का मीनिंग क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसिस, इट इज कॉल्ड स्पेसिएशन। और ये न्यू स्पेसिस क्यों बन रही है, तो एनवायरमेंट जैसे चेंज हो रहा था, खाना जैसे मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने अपनी खाने की हैबिट चेंज की। इसका मतलब न्यू कैरेक्टर डेवलप किए। और ये कैसे डेवलप किए, तो ग्रेजुअली, स्लोली। और उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, तो इवोल्यूशन। बेटा समझ में। तो ये इवोल्यूशन यहाँ पे मैंने आपको ये एग्जाम्पल देके यहाँ पे समझाया है। तो बेटा अभी हमने क्या पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज का मतलब क्या होता है, स्पेसिएशन। और ये न्यू स्पेसीज क्यों बनती है, ड्यू टू द चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर। जैसे ये जो बर्ड था, ये इसको हमने बोला फाउंडर स्पेसीज। तो इनमें जब कंपटीशन होने लगा, तो अभी इनको अपने कैरेक्टर चेंज करने पड़े। इसका मतलब कुछ जो बर्ड है वो क्या कर रहे थे, अपने बिग साइज को चेंज कर रहे थे, क्योंकि सीड तो ये खा नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, बिग साइज में चेंजेस लाने के कारण अभी ये कैक्टस खा पा रहे थे। इसका मतलब सराउंडिंग में जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से इनमें कैरेक्टर जो है चेंज होने लगे। इसका मतलब न्यू तरह की स्पेसीज डेवलप होने लगी और नेचर उनको क्या कर रहा था, तो सेलेक्ट कर रहा था। और इसका ही मतलब होता है नेचुरल सिलेक्शन। और जैसे ही अभी कैक्टस खाने वाले बर्ड्स का भी पॉपुलेशन बढ़ने लगा, तब क्या हुआ कि अभी वो बर्ड जो कैक्टस नहीं खा पा रहे थे क्योंकि कंपटीशन की वजह से, तो उन्होंने क्या किए, अभी जो है और अपने कैरेक्टर को चेंज करना स्टार्ट किया। मतलब वो न्यू तरह के ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो रहे थे। इसका मतलब अपनी बिग साइज, मतलब ये कैरेक्टर क्या कर रहे थे, तो चेंज कर रहे थे, मतलब बिग का साइज बढ़ा रहे थे ताकि वो इंसेक्ट खा पाए और कंपटीशन से बच जाए। तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि सराउंडिंग में सिचुएशन क्या है, मतलब उस नेचर में अगर उनको सर्वाइव करना है तो न्यू कैरेक्टर डेवलप करने पड़ते हैं, और यही ऑर्गेनिज्म फिर जो है सेलेक्ट होता है, वहां पे सर्वाइव कर पाता है। और इसी को बोलते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन। तो इवोल्यूशन में ये जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है। तो यहाँ पे आपको जो है स्पेसिएशन का मीनिंग समझ में आ गया। तो स्पेसिएशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, इसे बोला जाता है स्पेसिएशन। और नेचुरल सिलेक्शन मैंने क्या बताया बेटा, कि वो जो एक फेवरेबल कैरेक्टर, उनको वो कैरेक्टर जो सुटेबल था, तो नेचर ने उनको वहां पे सर्वाइवल के लिए जो एक कैरेक्टर जो दिया, उसको ही बोला जाता है कि नेचर ने उनको सेलेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। और इसीलिए वो जो है वहां पे सर्वाइव कर पा रहे थे। तो बेटा अभी हम डिस्कस करेंगे हाउ लाइफ डेवलप्ड ऑन अर्थ। तो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता था। ना यहाँ पे प्लांट्स थे, ना तो यहाँ पे एनिमल्स थे, ना ही माइक्रोब्स थे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो गैसेस ही प्रेजेंट थे, रेडिएशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, काफ़ी एनवायरनमेंट जो था वो हॉट था। लेकिन स्लोली यहाँ पे कुछ जो है चेंजेस
आने लगे, मतलब एनवायरनमेंट जो है थोड़ा चेंज होने लगा और यहाँ पे जो है ओशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल डेवलप होने के कारण ओशन बनते गए। और इस ओशन में पहले सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ सिंपल एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस प्रेजेंट थे। फिर ये ओशन में क्या हुआ कि ये एलिमेंट्स जो है ऑर्गेनाइज होने लगे, मतलब साथ में आने लगे। जैसे यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते कि ये जो ब्लू कलर में आपको डॉट दिख रहा है और ये जो ग्रीन कलर में डॉट दिख रहा है, तो ये क्या हुआ है, ये एलिमेंट्स साथ में है, मतलब ऑर्गेनाइज हुए। तो ये ऑर्गेनाइज होके अगर देखा जाए, मतलब सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया कि सपोज मैंने यहाँ पे कोई एक एलिमेंट दिया, बराबर, और उसके बाद यहाँ पे मैंने कोई दूसरा एलिमेंट दिया, तो ये एलिमेंट्स जो है साथ में आके क्या बने, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बनने लगा। इसका मतलब क्या है बेटा कि ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है ऐसे, मतलब ऐसे एलिमेंट्स अगर साथ में आते हैं, ठीक है, तो उससे अगर देखा जाए तो सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनने लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल कंपाउंड्स यहाँ पे बन गए। उसके बाद क्या हुआ कि ये सिंपल कंपाउंड जैसे ही साथ में आने लगे, ठीक है, तो हमें यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि ये सपोज सिंपल कंपाउंड्स अभी पूरे साथ में आने लगेंगे, तो उससे हुआ क्या कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने लगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि देन ओवर द लॉन्ग पीरियड फ्रॉम दो सिंपल कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। जैसे हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड मतलब जैसे डीएनए, आरएनए, ये तो न्यूक्लिक एसिड है। और हमने पढ़ा भी था बेटा कि डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर होती है, जैसे आप यहाँ पे डीएनए देख सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि इन सिंपल कंपाउंड से क्या बने, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनाइजेशन हुआ। और ऑर्गेनाइजेशन से ही तो क्या बनते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, जैसे प्रोटीन बना, न्यूक्लिक एसिड बना। और आपको पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो डीएनए होता है। इसका मतलब जो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो एक सेल बनी, तो उसके लिए भी जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, तो एक न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लिक एसिड में पूरी इंफॉर्मेशन हमने बोला था स्टोर होती है कि उस सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसे जो है रेगुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए। इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड में जो इंफॉर्मेशन होती है किसके लिए, तो प्रोटीन किस तरह का बनना चाहिए, बराबर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन से ही तो बना। इसका मतलब इसके आगे अगर आप देखोगे तो क्या बनती होगी, तो सेल बनती होगी। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स मे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड साथ में आके ही तो क्या बनी होगी, फर्स्ट प्रिमिटिव सेल बनी होगी। और फर्स्ट प्रिमिटिव सेल में अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक सिंपल सा न्यूक्लिक एसिड था, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। इसमें ये इंफॉर्मेशन स्टोर थी कि किस तरह का जो है सेल का स्ट्रक्चर बनना चाहिए और वो फंक्शन कैसे रेगुलेट करना चाहिए। और यही तो कोड करते हैं प्रोटीन के लिए, बराबर। तो किसी भी सेल के बारे में अगर बात करोगे तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। जैसे अगर सेल को सर्वाइव होना है तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अगर उसको स्ट्रक्चर और फंक्शन बनाना है तो इसका मतलब उसको प्रोटीन चाहिए। और उसकी सेल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा ही होगा, तो वो होती है लिपिड बायलेयर से बनती है। तो ये अगर देखा जाए तो अभी भी कोई भी सेल के लिए अगर बेसिक रिक्वायरमेंट होती है तो सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन कौन रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, तो होता है प्रोटीन। और उसकी मेम्ब्रेन की अगर बात कर रहे हो तो ये लिपिड, मतलब ये ऑर्गेनाइज होके ही तो क्या बनती है, फर्स्ट प्रिमिटिव सेल बनी। तो यहाँ पे इन लोगों ने यही तो आपको समझाने की कोशिश की है कि जैसे हमारे इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे डेवलप हुई। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्लैनेट अर्थ के ऊपर 3.5 बिलियन ईयर्स अगो
कुछ भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करते थे, ना तो प्लांट थे, ना तो एनिमल थे, ना तो माइक्रोब्स थे। यहाँ पे ओशन था और उस ओशन में सिंपल एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, और वो सिंपल एलिमेंट जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर ये सब साथ में आके मतलब ऑर्गेनाइज हुए, तो उससे क्या बना, सिंपल कंपाउंड्स बने। और ये सिंपल कंपाउंड जब और साथ में मतलब ऑर्गेनाइज हुए तो बना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जब साथ में आते हैं, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ही है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी अगर देखा जाए तो सेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये पूरे साथ में आके ही तो क्या बनती है, फर्स्ट प्रिमिटिव सेल बनी। और ये प्रिमिटिव सेल को अगर उसके सराउंडिंग में प्रॉपर केमिकल्स मिल गए तो डिफरेंट तरह के सेल जो है बन सकते हैं। तो वैसा ही कुछ हुआ। तो देयर मे हैड बीन सम डिफरेंसेस अमंग दिस सेल्स। इसका मतलब इनको बताना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो है बन गए वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां पे देखो यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ दो सेल्स में हैव इंक्रीज, बढ़ते गए एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स। इसका मतलब सराउंडिंग में कुछ फेवरेबल केमिकल्स थे जिनके कारण इस सेल का नंबर बढ़ने लगा और उनका टाइप भी बढ़ने लगा। लेकिन सेल जो है ऐसे ही सरवाइव किए जो उस एनवायरमेंट में सरवाइव अच्छी तरह से, मतलब उस एनवायरमेंट उनके लिए फेवरेबल था तो वो सरवाइव किए। लेकिन जिनके लिए वो एनवायरमेंट फेवरेबल नहीं था वो पेरिश होने लगे। तो इसको हम इस सेंटेंस से पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मैंने आपको बताया था कि नेचर ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है जिसमें फेवरेबल कैरेक्टर थे, बराबर, जैसे मैंने बर्ड का एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पे भी उसी सेल को जो है आगे बढ़ सकते हैं, वो ग्रो हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं जिसमें ये फेवरेबल कैरेक्टर होंगे। इसका मतलब नेचर सेलेक्ट करेगा। तो सम में हैव शोन गुड ग्रोथ। इसका मतलब नेचर ने ऐसे सेलेक्ट किए सेल जो कि उस एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पा रहे थे, उनके लिए वो एनवायरमेंट फेवरेबल था तो वो गुड ग्रोथ दिखा रहे थे। लेकिन जो सेल के लिए वो एनवायरमेंट फेवरेबल नहीं था तो वो जो है पेरिश होने लगे, मतलब खत्म होने लगे, बराबर, क्योंकि वो एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे थे सराउंडिंग को। इसका मतलब वो कैरेक्टर उनमें जो डेवलप हुए वो फेवरेबल उस एनवायरमेंट के लिए नहीं थे, इसका मतलब वो पेरिश हो रहे थे। तो वो उसी तरह के जो है ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में सर्वाइव करेंगे जिनके पास वो कैरेक्टर उस एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए फेवरेबल है बेटा, समझ में। और इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। तो ये जो पूरा हमने अभी पढ़ा उसको हमने जो है फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे, वो भी देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है एक फ्लो चार्ट। तो ये फ्लो चार्ट आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो जैसे मैंने बोला कि अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे डेवलप हुई, तो हमने बोला कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है लाइफ जो है प्लानट अर्थ के ऊपर कुछ भी नहीं थी, ना प्लांट थे, ना एनिमल थे, ना माइक्रोब्स थे। तो सिर्फ अगर देखा जाए तो उस ओशन में क्या था, तो सिंपल एलिमेंट्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और वो सारे जो है ऑर्गेनाइज हुए एलिमेंट्स। तो उससे क्या बना, सिंपल कंपाउंड्स, या तो इनऑर्गेनिक या तो ऑर्गेनिक या फिर दोनों भी। और ये जब ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल साथ में आएंगे, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, तो उससे क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। और आपको पता है कि सेल के लिए उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए या आरएनए। वायरसेस के केस में हमने आरएनए बोला था, बराबर। तो ये न्यूक्लिक एसिड है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है ये डिसाइड कर सकता है, ये कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब एक सेल जो है डेवलप हो सकती है। और उसी से तो एक फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल बनी जिसमें सिंपल सा एक न्यूक्लिक एसिड था, प्रोटीन था और एक लिपिड बायलर था, बराबर। और सराउंडिंग में केमिकल्स काफी थे, इसके लिए नंबर ऑफ सेल जो है वो बढ़ने लगे एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स। और इनके टाइप्स भी बढ़ने लगे। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन का एक प्रिंसिपल क्या होता है कि वही सेल सर्वाइव करेंगे जिनमें ये फेवरेबल कैरेक्टर्स होते हैं कि उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में सर्वाइव होने के लिए। तो ऐसे सेल जो है उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में गुड ग्रोथ दिखाएंगे। लेकिन जो सेल के पास ऐसे फेवरेबल कैरेक्टर नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, पेरिश, मतलब खत्म हो जाएंगे। तो ये फ्लो चार्ट यहाँ पे आपको अच्छी तरह से जो है याद रखना पड़ेगा कि कैसे जो है प्लानेट अर्थ के ऊपर लाइफ डेवलप हुई। तो ये काफी आपको फायदेमंद होगा ये फ्लो चार्ट। तो आपको आपके नोटबुक में ये नोट डाउन
करना है। उसके बाद जो है कि देखो अभी आप प्लैनेट अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, जैसे कि आपको पता ही है, जैसे यहाँ पे सनफ्लावर हो, ऑर्किड हो, रोज हो, आपको डिफरेंट तरह के प्लांट के स्पेसिस जो है प्लैनेट अर्थ के ऊपर अभी दिखाई देता है। इवन एनिमल के स्पेसिस भी अगर देखोगे, जैसे लॉयन, टाइगर, डियर, देन ईगल, बहुत सारे फ्रॉग्स, डक, तो बेटा ये डिफरेंट एनिमल स्पेसिस आपको अभी इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे दिखाई देता है। तो इतने वास्ट, इतने ज्यादा प्लांट के स्पेसिस, इतने ज्यादा एनिमल के स्पेसिस, इवन माइक्रोब्स के भी स्पेसिस है। तो वो जो डेवलप हुए हैं, तो वो भी इवोल्यूशन के थ्रू, मतलब इस इवोल्यूशन प्रोसेस से ही तो डेवलप हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि नाउ, मतलब अभी, एट प्रेजेंट, जो आप करोड़ ऑफ प्लांट के स्पेसिस देखते हो, एनिमल के स्पेसिस देखते हो, उनमें जो ह्यूज डाइवर्सिटी है, विविधता है रिगार्डिंग देयर शेप, उनके कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो अभी जो आपको डिफरेंट तरह के प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स आपको दिखाई देते हैं, तो वो भी जो है इस इवोल्यूशन प्रोसेस से ही डेवलप हुए हैं। जैसे कि एनिमल की डाइवर्सिटी, तो एनिमल की डाइवर्सिटी अगर आप देखोगे तो इनमें भी आप रेंज देख सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल अगर देखा जाए तो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ अगर सेल देखोगे तो यूनिसेलुलर अमीबा, पैरामीशियम, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और मतलब यहाँ पे छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म भी रहता है और बड़े से बड़ा, जैसे कि जायंट व्हेल यहाँ पे देख सकते हो। इवन मैन जो सबसे इंटेलिजेंट बोला जाता है, जिसका सबसे ज्यादा ब्रेन डेवलप है, तो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो एनिमल डाइवर्सिटी भी है, विविधता भी है एनिमल्स की। इवन प्लांट्स के केसेस में भी आपको करोड़ ऑफ प्लांट स्पेसिस मिलेंगे। और जैसे कि सिंपल से सिंपल, मतलब यूनिसेलुलर, मतलब सिंपल एक सेल से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूज बनियन ट्री। तो ये प्लांट डाइवर्सिटी में भी आपको जो है स्पेसिस की रेंज यहाँ पे दिखाई देता है, बराबर। और इस प्लानेट अर्थ की अगर हम बात कर रहे हैं तो हर जगह पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेटर, जैसे कि इसको जो है बोला जाता है इक्वेटर, बराबर बेटा। ये एंगल होता है एक जीरो, बराबर। ये लैटिट्यूड मतलब एंगल होता है, तो ये इक्वेटर है। और यही अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, ये पोल होता है, बराबर। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम बोलते हैं, तो ये बेटा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। और यहाँ से जैसे आप ऊपर जाओगे, मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ, आपको डिफरेंट तरह के प्लांट और एनिमल स्पेसीज जो है दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है कि काफी ज्यादा हमारे इस प्लानिट अर्थ के ऊपर डाइवर्सिटी है। सो दैट इज वाई हम बोल सकते हैं कि अवर प्लानिट अर्थ इज क्वाइट डाइवर्स, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और लाइफ जो है प्लानिट अर्थ के ऊपर इक्वेटर से लेके पोल्स तक हर जगह पे दिखाई देते हैं। इसका मतलब लाइफ इट कैन एग्जिस्ट एनीवेयर, आप यहाँ पे जो है बोल सकते हो। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ पोल्स, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो यहाँ पे इनको यही बताना है कि प्लैनेट अर्थ के ऊपर डिफरेंट तरह के प्लांट, डिफरेंट तरह के एनिमल स्पेसीज एग्जिस्ट करते हैं। और इवन इनको ये बताना है कि ऑर्गेनिज्म दे आर प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस लाइक एयर, वाटर, लैंड, रॉक, इन सभी में ही तो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एयर में नंबर ऑफ माइक्रोब्स आपको मिलते हैं, वाटर में आपको नंबर ऑफ फिशेस के स्पेसिस मिलते हैं, जैसे कि डॉल्फिन हो, वेल हो, फिर सील हो, ये मिलते ही है आपको वहां पे बेटा। तो लैंड के ऊपर देखा जाए तो रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ह्यूमंस लैंड के ऊपर रहते हैं। और रॉक्स में अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द जैसे कि एम्फीबियंस भी रॉक की क्रेवाइसिस में रहता है, नंबर ऑफ इंसेक्ट जो है रॉक की क्रेवाइसिस में रहता है। तो ये सारे जो है ऑर्गेनिज्म इस पूरी जगह पे आपको दिखाई देता है। और ह्यूमंस दे आर ऑलवेज क्यूरियस, दे आर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि प्लैनेट अर्थ के ऊपर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कैसे आए, इसके बारे में ह्यूमन को जो है पहले से ही बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है। और वो हमेशा इसकी रीजन जो है ढूंढते रहते हैं, बराबर, कि इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर ये डिफरेंट तरह के प्लांट स्पीसीज कैसे है,
एनिमल स्पेसिस कैसे है, ये माइक्रोब्स कैसे डेवलप हुई, ये प्लानिट अर्थ खुद कैसे डेवलप हुई, इसके बारे में हमेशा ही वो क्यूरियस रहे हैं। तो इसी के बेसिस के ऊपर मतलब ये लाइफ कैसे ओरिजिन हुई, तो नंबर ऑफ साइंटिस्टों ने जो है डिफरेंट थेरीज यहाँ पे पुट फॉरवर्ड की है, और इवोल्यूशन के प्रोसेस के बारे में भी लोगों को है अपने थेरीज में लोगों ने, इन साइंटिस्टों ने जो है बताया है, और नंबर ऑफ थेरी जो है आगे प्रपोज की है। जैसे कि उनमें से एक थेरी जो है जो एक्सेप्टेड की गई सबसे पहले, वो थी ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक थेरी जो है वहां पे एक्सेप्ट की गई थी, और उस थेरी में क्या था वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे थेरी ऑफ इवोल्यूशन में बोला गया कि फर्स्ट लिविंग मटेरियल जो है वो ओशियन में फॉर्म हुआ, और उसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म बोला। और प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है बेटा उसमें न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रोटोप्लाज्म इट इंक्लूड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। और प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, मतलब ये पूरे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज हुए तो प्रोटोप्लाज्म बना। और ये सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पे जो है बन गया, तो वो बेटा ओशन में जो है ओरिजिन जो है लाइफ की हुई है, ऐसा जो है बोला जाता है। और मोस्ट ऑफ द थ्योरी इसे जो है एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम होने के बाद जो है यहाँ पे यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हुआ, ये बोला गया। उसके बाद स्लोली जो है इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आने लगे। और जैसे मैंने बोला कि जो है ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब स्लो प्रोसेस है जिसमें चेंजेस न्यू कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं। तो वैसे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है अभी इसमें चेंजेस आने लगे, और उससे लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है बनने लगे। और ये प्रोसेस मैंने बोला था कि ये भी कैसी होती होगी, तो स्लो एंड ग्रेजुअल। और उसका ड्यूरेशन जो था इन्होंने बताया है, इट इज अराउंड 300 करोड़ ईयर्स। तो इस पूरे पैराग्राफ को आप जो है फ्लो चार्ट में देख सकते हो कि फर्स्ट प्रोटोप्लाज्म जो है कहाँ पे मिला, मतलब फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सबसे पहले कहाँ पे मिला, तो इट इज इन ओशन। और जब टाइम जो है ऐसे ही पास होने लगा, तब जो है उससे सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप होने लगा, बराबर। और इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस आने लगे इन कोर्स ऑफ टाइम, और उससे ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है बन गया। और उसके लिए अराउंड 300 करोड़ ईयर्स पास होने पड़े। और ये चेंजेस मैंने क्या बताया बेटा, तो काफी ज्यादा स्लो होता है। उसके बाद ये चेंजेस और डेवलपमेंट उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में पूरी तरह से थे, मतलब ऑल राउंड और मल्टी डायमेंशन में थे। और इसी की वजह से जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होने लगे, बराबर। एंड हेंस दिस ओवरऑल प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन विच इज ऑर्गेनाइजेशनल। इसका मतलब ये इवोल्यूशन मैंने क्या बताया था बेटा आपको कि इस प्रोसेस को बनने के लिए, मतलब इस प्रोसेस को चलने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशनल होता है, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट जो होती है वो काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव होती है। और ये प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, और ये पूरी तरह से जो है अपने कैरेक्टर को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं फ्रॉम देयर एंसेस्टर। एंड फर्दर जब नए तरह के कैरेक्टर डेवलप होते हैं, तो वो या तो स्ट्रक्चरल होते हैं या तो फंक्शनल होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। जैसे फर्स्ट प्रोटोप्लाज्म मैंने बताया आपको कहाँ पे मिला, ओशन में, बराबर। उससे क्या बना, तो एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो काफी ज्यादा डेवलप होने लगा, उसमें चेंजेस आने लगे, तो क्या बना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। और उसके लिए 300 करोड़ ईयर्स पास होने पड़े। और चेंजेस जो थे वो कैसे थे, तो ऑल अराउंड थे, मल्टी डायमेंशनल थे, जिससे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब डिफरेंट स्पेसिस, जिसी को हम बोलते हैं स्पेसिस डाइवर्सिटी जो है वो जनरेट होने लगी, बनने लगी। और ये जो डाइवर्सिटी की वजह से क्या हुआ कि अभी यहाँ पे प्लानिट अर्थ के ऊपर आपको डिफरेंट तरह के प्लांट्स और एनिमल्स जो है पाए गए।
ठीक है। और ये सभी कहाँ से डेवलप हुए थे उनसे, तो वो कौन थे, वो एंसेस्टर्स थे उनके। और इस ओवरऑल प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है इवोल्यूशन। ये जो फ्लो चार्ट है आप आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लो।